फोटोशॉप क्लास 1, क्रिएट न्यू एंड ओपन, ठीक है। और यहाँ पे भी सिलेक्ट वन का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्या है, यहाँ पे कैनवस पे काम होता है, यानी कि आपको एक टेम्पलेट मिलता है, जैसे आप कैनवा में पोस्ट बनाते हो या कहीं भी पोस्ट वेबसाइट पे बना रहे थे, एक ब्लैंक स्पेस मिलता है। ये ब्लैंक स्पेस के लिए बोल रहे हैं क्रिएट न्यू एंड ओपन। ओपन में जब आपके पास में कोई ऑलरेडी फाइल है, या तो आपने कोई काम कर रखा था पहले ही फोटोशॉप पे, उसी को ओपन करना है, या फिर आपके पास में कोई पहले से फ़ोटो, इमेज, कोई भी ऐसा कंटेंट पड़ा है उसको ओपन करना चाह रहे हो डायरेक्ट, तब हम करते हैं ओपन का यूज, ठीक है। अब सिलेक्ट वन एंड क्रिएट न्यू दोनों का एक ही काम है, कौन से पे क्लिक कर लो, सॉरी ओपन एंड सिलेक्ट वन का, ठीक है। यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई फाइल ओपन करने के लिए, यहाँ से भी, लेकिन क्रिएट न्यू पे जब हम करते हैं एक आपको ब्लैंक पेपर की तरह ये चीज़ें मिलेंगी। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस है। हाँ, क्या देख लो, सेट कर लो, पीछे पीछे वाली देख लो, ये नहीं, अब ठीक है, चलो कोई ना। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले इनको छोड़ दो एक बार ऊपर, यहाँ देखो एक प्रीसेट डिटेल लिखी हुई है, सुहानी टाइम पे आया अगर, हाँ, फोटोशॉप की पहली क्लास चल रही है, कुछ भी न्यू है, बस फोटोशॉप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल। सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम, अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, इसको कोई भी टाइटल दे दो, ठीक है। लाइक मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद में आपको मैंने एक कैनवा के अंदर भी चीज़ बताई थी, सेम चीज़ यहाँ पे, विड्थ एंड हाइट, वहाँ भी था हमारा। कोई भी कैनवस या कोई भी हमें डिज़ाइन लेने के लिए हमें विड्थ एंड हाइट की नीड होती है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी है। इसमें भी वही चीज़ है, इंचीज एंड पिक्सल्स, ठीक है। इन पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन पे आप कोई भी काम नहीं करोगे, इन पे कुछ भी नहीं करना, आपको इंचीज और पिक्सल्स में ही काम करना है हमेशा। अब पिक्सल में कब करोगे, जब आप पिक्सल में कब काम करते हैं हम, पिक्सल्स को सिलेक्ट, नहीं, जब हम डिजिटली उस इमेज को या उसको फॉर्मेट को रखेंगे ना, जब हमें उसको प्रिंट नहीं देना, हाँ, प्रिंट हमें इंचीज में, जब हमें उस चीज़ को फिजिकली निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, तब हम इंचीज में सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम पिक्सल्स में ही रखेंगे। हमारे इंस्टाग्राम का साइज था विड्थ एंड हाइट का, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ से हम अब लगा सकते हैं नंबर्स उसमें। रेजुलेशंस, यानी कि ये पूछ रहे हैं इसके पिक्सल जो होते हैं ना, उसके जो अंदर डॉट्स होते हैं, यानी कि क्वालिटी को पूछ रहे हैं, 300 बेस्ट होती है। यहाँ पर इंचीज एंड पिक्सल करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, एंड 300 पे ही रखना, ठीक है। उसके बाद में कलर मोड, इसके अंदर RGB मोड, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। और इसके अंदर एक और देखो, 2 चीज़ होती है। जब आप कलर का भी क्या सीन होता है, ये कलर हमारे कैनवा के अंदर नहीं था, यहाँ पे है। जो कलर मोड है ना, जब आपका डिजिटली कोई कलर होता है वो होता है हमेशा RGB में, ठीक है। जब आप प्रिंटेड कलर जब आपके निकलते हैं, वो निकलते हैं आपके CMYK में, ठीक है। और दोनों के कलर में देखना डिफरेंस बहुत मिलेगा। जब आपने मानो कलर तो RGB पे बना दी कोई भी, अब ये साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई होगी, यही सेम चीज़ बताई थी ना,
ये चीज़ स्टार्टिंग में उस टाइम पे भी बताई होगी मैंने, जब मैं फिजिकल कलर निकलवा रहा था, अपने लोगो निकलवा रहा था अकेडमी का, तब मेरे को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि डिजिटली वो अलग टाइप का ब्लू शो हो रहा था और प्रिंट होने के बाद में अलग, तो दोनों के कलर में फ़र्क होता है। तो आप जब भी कलर बनाओ प्रिंट आउट के लिए तो इसमें CMK करोगे, CMYK कलर। एंड यहाँ पे RGB कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर वाइट को 80 रहने देना, ये बेसिक होता है। यहाँ पे दे रखा है बैकग्राउंड, आपको जो आपका बैकग्राउंड है कैसा चाहिए। अब स्टार्टिंग में ही हम बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहीं से चूज़ करना है, तो आपका बैकग्राउंड का कलर यहीं से भी। उसके बाद में सारी चीज़ें एज इट इज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट है यही। अब इसके ऊपर देखो कुछ है क्या, ये कलर प्रोफाइल, इसको मैंने इन डिटेल तो नहीं देखा, लेकिन आज तक मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहती है सेटिंग इसकी, ठीक है। जब RGB क्लिक करते हैं तो वर्क RGB वाला ही रखना है इसमें, और नीचे पिक्सल जो होते हैं आपके ऑलवेज स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट फाइल जो भी आपने काम किया होगा यहाँ भी रिसेंट फाइल दिखाएगा, और यहाँ भी ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे जो खाली ब्लैंक पड़ा है यहाँ भी रिसेंट फाइल दिखाना स्टार्ट कर देगा। सेव, कोई आप टेम्पलेट सेव करके रखते हो, कोई प्रीसेट आपने बना के रख दिया कि ये कलर वो यहाँ पे सेव। उसके बाद में फ़ोटोज़, ये फ़ोटोज़ के जो अलग अलग साइजेज होते हैं ये यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, जैसे हमारे कैनवा में मिल रहे थे हमें, ठीक है। प्रिंट निकालने के लिए जैसे देखा होगा आपने A4 साइज़ होता है, लेटर साइज़ होता है, A3 साइज़ होता है, ठीक है। वो साइज़ इन्होंने यहाँ दे रखे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी डिज़ाइन होती हैं, पोस्टर भी डिज़ाइन होते हैं, सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। इलस्ट्रेटर एंड आर्ट्स ये यूज होता है जब आपको कोई चीज़ें पिक्सल में करनी है, और आपको जो इसके जो भी काम हम करते हैं ना, आपको दूसरे कैनवस पे भी लेके जाने, लाइक एडोब फोटोशॉप है, ऐसे ही आपको आफ्टर इफेक्ट पे भी इसकी फाइल शेयर हो जाती है, ठीक है। आर्ट बोर्ड बोलते हैं उनको, आर्ट बोर्ड वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है। तो मोस्टली तब हम इनका यूज करते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप की फाइल को हम उस पर इलिस्ट्रेटर पे लेके गए, आफ्टर इफेक्ट पे लेके गए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एडोब के आपस में इकोसिस्टम बना हुआ है। वेब, जब आपकी वेबसाइट पे कोई टाइप का टेम्पलेट आपको चाहिए तो इस टाइप के इन्होंने बने बनाए फॉर्मेट से दे रखे हैं, यानी कि फॉर्मेट दे हुए हैं और कुछ नहीं है। ये जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्मेट बना के दे रखे हैं, वो चीज़ के लिए आप अगर अपना खुद का वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हो वॉच के लिए, तो ये दे रखा है इन्होंने कुछ। यहाँ पर वीडियोज एंड फिल्म का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वीडियो एडिट नहीं होती। ये क्या चीज़ है, जब आप वीडियो एडिट करते हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बीच में फ़ोटोज़ भी तो आती है ना वीडियोज़ के बीच में, तो उस फोटो का साइज उस वीडियो के साइज़ के साथ मैच करने के लिए बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे मैरिज एल्बम होती है तो उसके अंदर फ़ोटोज़ निकल के आती हैं, तो ऊपर एक ब्लैक पट्टी होती है, नीचे एक ब्लैक पट्टी होती है, ठीक है। तो हमें फ़ोटो अब कौन सी बीच में चाहिए, जिसके ऊपर नीचे ब्लैक पट्टी हो लेकिन बीच में हमें वो पिक्सल दिखे, जो भी इमेज है वो दिखे, तो उस साइज़ की फ़ोटो करनी हो तो यहाँ पे वो चीज़ है। इसमें एक सिनेमा साइज़ वगैरह होता है। ओके, मैं कोई भी टेम्पलेट इसमें से ले लेता हूँ, फ़ोटोज़ में से जाके सबसे पहले वाला एंड क्रिएट पे करता हूँ क्लिक, तो इस टाइप से मेरे पास में फ़ोटोशॉप का इंटरफेस शो होता है। मे बी आपको ये, मेरे को ये डबल शो हो रही है लाइन, आपको सिंगल शो हो रही होगी कुछ इस टाइप से जब आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे जहाँ पर मेरा कर्सर है, कैनवा को तो मैं जूम कर करके दिखा रहा था, इसको ऐसे जूम कर करके नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उसको तो मैं इधर जूम करके दिखा देता था, यहाँ पे इन चीज़ों को जूम नहीं कर सकता क्योंकि एक सॉफ्टवेयर फॉर्मेट है, ये वेब फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे छोटा सा एक आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये लाइन डबल सिंगल हो जाएगी,
ठीक है, ये होंगे हमारे टूल्स जो पूरे फोटोशॉप को कंट्रोल करते हैं। जहाँ से आपको फोटोशॉप में कोई भी चीज़ करनी है आपको यहाँ से करनी होगी, यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, कोई भी टूल आप खोलते हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दो जगह दिखेगी, यानी कि मैंने मूव, सबसे पहला टूल है इसका नाम है मूव टूल। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल मूव टूल होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाना मूव टूल का ही काम होगा। तो जैसे मूव टूल पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे भी 3 लाइन दिखेंगे आपको। एक तो सबसे ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ है फाइल, एडिट इमेज, लेयर, टाइप्स, स्टाइल, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सेटिंग्स आई हुई है, एंड उसके नीचे आपको 3 लेयर दिखेंगे, जिसमें से मिड वाली लेयर होती है ना, इन दोनों के मिड वाली लेयर होगी। ये मिड वाली लेयर होगी हर एक टूल की सेटिंग। जैसे जिस भी टूल पे जाते हो ये चेंज होगी हमेशा। देखते, मैं इस पे देखना, यहाँ वाली जो लेयर है जिस भी टूल पे भी जा रहा हूँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन टूल्स के कंट्रोल दिखेंगे। ओके, अब देखो, आपको एक रूल ध्यान रखना है। अगर फोटोशॉप सीखना है और इस लेयर सिस्टम को समझ जाओगे तो आप फोटोशॉप में कहीं भी नहीं अटकोगे कभी भी। ठीक है, और बहुत एक्सपर्ट भी बन जाओगे फोटोशॉप में। बस आपको एक काम का ध्यान रखना है कि लेयर पे काम करना है। क्या होता है लेयर? एक चीज़ के ऊपर एक चीज़, दूसरी के ऊपर दूसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। ठीक है, आपको लेयर वाइज काम करना है। अब मैं एक काम बोलता हूँ आपको कि ये मानो कि ये वॉल है पूरी, ठीक है, इसके ऊपर कलर करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक, मैं ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ पर कलर टूल होता है ब्रश एक, यहाँ पर मैंने ये कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर तो गलत हो गया, यहाँ पे नहीं होना था, ये यहाँ होना था। ठीक है, तो अब ये कलर मैं मूव टूल पे जाता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो ये मना कर देगा, ये मूव नहीं करने देगा। अब क्या कर दिया आपने, आपकी जो वॉल थी उसके ऊपर ही कर दिया, कंट्रोल Z करके मैं इसको एक बार डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपने इसी चीज़ को एक लेयर पे, लेयर क्या काम करेगी, इसी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर कर देगी, उसके ऊपर आप काम करोगे तो वो जो आप काम करोगे उसके ऊपर वो चेंज हो सकता है, आप उसको कंप्लीट मॉडिफाई कर सकते हो, कंट्रोल आपका उसके ऊपर रहता है। अब कोई भी लेयर हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो इतना समझ में आया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए फोटोशॉप में तो मेरे को उसी टाइम बता देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। और आप ना फोटोशॉप से घबराना मत कि फ़ोटोशॉप समझ नहीं आ रहा या फ़ोटोशॉप के अंदर ये नए नए टूल्स दिख रहे हैं, कहाँ से क्या करना और करना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी। सबसे पहले मेरे को भी ऐसे ही लगता था जब मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन किया था स्टार्टिंग में कि ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसको फ़ोटोशॉप को 1-2 बार खोला और बंद करके छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद में ये मानो कि 2 दिन में ही फ़ोटोशॉप को मैं हैंडल करना सीख गया था। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये टूल्स हैं, कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी। पहली बात तो कि आपको लगता है आपके साथ में क्या चीज़ हो सकती है वो देखो। आप इसको कर रहे हो क्योंकि अभी आपका हाथ अभी सेट नहीं हुआ अच्छे से, आप इसको कर रहे हो, आपको ये उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप इसको चीज़ को छेड़ रहे थे, ये उठ के यहाँ आ गया। ये तो इसकी फॉर्मेटिंग इसी टाइप से बना रखी है कि सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि हर कोई अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। फिर भी आपको लगे कि ये तो डिलीट ही हो गया, अब क्या करूँ, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया, अब मैं क्या करूँ, तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी भी कोई सेटिंग इसके अंदर ख़राब नहीं होगी। विंडो पे जाना है, विंडो वाले बटन पे, यहाँ पे जाने के बाद में वर्क स्पेस, ठीक है, एंड इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आओगे, रीसेट एसेशनल्स कुछ दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना, सारी सेटिंग वैसे ही वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो विंडो पे, वर्क स्पेस पे एंड रीसेट एसेशनल्स, यहीं पे एक
और चीज़ दी हुई है न्यू वर्क स्पेस, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क स्पेस बना सकते हो। इस पर मैं कर रहा हूँ, इसका नाम दे सकता हूँ वर्क स्पेस का, ठीक है। आप अब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, आप ये यहाँ रखना चाह रहे हो, ये यहाँ रखना चाह रहे हो, ठीक है, इसको यहाँ रखना चाह रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। आपका कैनवस है तो उसके लिए आप अपनी, यहाँ पे आपने पर्सनल वाला चूज़ कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसको पर्सनल वाला चूज़ है, इसको हटा के मैं रीसेट ये कर दिया, ठीक है। तो अब अपना ही अपने अकॉर्डिंग ही मैं स्पेस रखूँगा। इसको पहले यहाँ क्लिक करके डबल पे कर देता हूँ। अब मेरे पास में ये चीज़, अब आपको मैं बता रहा था एक लेयर सिस्टम के बारे में कि हम काम करेंगे तो एक लेयर सिस्टम पे ही काम करेंगे। अब वो होगा कैसे, देखो यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखेंगी ना, जो भी आप वर्क यहाँ करोगे, जो भी वर्क यहाँ करोगे उसका कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल यानी कि मान के चलो जो उसका बेस जो रहेगा यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ बॉटम में, ठीक है, यहाँ दिखेगा कि आपको कौन सी लेयर पे या कौन से आप प्रोजेक्ट पे अब काम कर रहे हो। अब मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट टूल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टूल यहाँ लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर, एक ऐसी सिलेक्शन जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हो। पहले बात, आप लेयर पे काम करते हो। दूसरा रूल इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर कोई भी काम होगा सिलेक्शन के अंदर होगा, यानी कि जितना एरिया, जैसे मैं इसके ऊपर मैंने चूज़ किया और यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनानी स्टार्ट की। अब जितना एरिया सिलेक्ट है उतना एरिया ही एक्टिव रहेगा इसके अंदर, यानी कि सिलेक्टेड एरिया ही एक्टिव रहेगा, बाकी एरिया एक्टिव नहीं रहेगा फोटोशॉप के अंदर। सेकंड रूल, ठीक है। अब एग्जांपल आपको इसका दिखाऊं, यहाँ से एक ब्रश टूल एक फिर से लेता हूँ। ब्रश टूल का कलर यहाँ से मैंने पिक किया, मेरा ब्रश रेड कलर का है। अब यहाँ पे मैं ब्रश चला रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये एरिया एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर रखा है इस स्क्वायर के अंदर का एरिया। अब मैं जैसे हाफ सर्कल के अंदर रखता हूँ, हाफ सर्कल के आउट में रखता हूँ, जैसे ही करता हूँ तो ये सिलेक्ट कर रहा है, इसको कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहा है, हो रहा है। इट मीन्स कि अब इसके अंदर सिलेक्टिव एरिया ही वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मिस्टेक हमसे क्या होती है, जो आप इन फ्यूचर कर सकते हो, जो लेयर्स वाली मैं बता रहा हूँ। अब जो सिलेक्टिव एरिया तो मैंने कर लिया, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कट होने के बाद तो मूव हो गया, लेकिन जैसे मैं इसको डीसिलेक्ट करता हूँ अब ये मूव नहीं हो रहा। अभी बताता हूँ, अभी अनलॉक मत करना बैकग्राउंड को। यहाँ से एक बैकग्राउंड अनलॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको अनलॉक मत करना एक बार, वो फिर पूरा ही लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या चीज़ हुई, यहाँ पे हमने एक ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर दी जो इस मेरे कैनवस के बिल्कुल मिड में थी, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं चाहिए थी। अगर मैंने यही चीज़ कैसे करी होती, एक यहाँ पे छोटा सा प्लस का आइकन है कोने में, डिलीट एक बटन है उसके पास में, एक रिसाइकल बिन बना हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, लेयर 1 के नाम से एक फोल्डर बन गया। यहाँ पे नीचे लेयर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, किसी को अगर ना मिले तो देख लेना, बता देना। यहाँ हो गया। अब मैं कर रहा हूँ ब्रश टूल का यूज। अब कोई भी सिलेक्शन आप बना रहे हो, सिलेक्शन मैंने बना दी, ध्यान रखना आपने वो लेयर के ऊपर क्लिक जरूर कर रखा हो।
आपने नीचे वाली चीज़ पे सिलेक्ट ना कर रखा हो, आपने क्लिक कर रखा हो लेयर पे। यहाँ पे आने के बाद में ब्रश एंड अब मैं ब्रश का कलर करता हूँ, ये ठीक है। अब ये देखो इसके जो ये धारियाँ चल रही हैं, जो लाइनिंग चल रही है सराउंडिंग इस बॉक्स के, इसको हटाने के लिए हम Ctrl+D प्रेस करते होते हैं। इसको बोला था डी सिलेक्ट करना, किसी भी एरिया को Ctrl+D करता हूँ, डी सिलेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ सबसे पहले मूव टूल पे, मूव टूल पे इसको मूव करने के लिए। अब ये मूव हो रहा है। मूव क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक नई लेयर पे है। यहाँ पे इसके नीचे वाली लेयर पे मैं जाता हूँ, इस पर मैंने सिलेक्ट क्लिक किया, लेकिन यहाँ से ये चीज़ मूव नहीं करने दे रहा, लेकिन इस चीज़ को ये मूव करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक इसके ऊपर एक कंच चढ़ा दिया, मान के चलो ऐसा कि हमने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पेपर चढ़ा दिया जिसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें ऐसी फ्रीडम देता है। और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ये चीज़ें मूव हो रही है। समझ में आया इतना? ब्रश का साइज इंक्रीज करने के लिए आपको किसी भी टूल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है। आपकी जो ब्रैकेट्स हैं उन ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज से इंक्रीज, ब्रैकेट ऑन से डिक्रीज। ओनली प्रेस करते रहो, क्लिक 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 विदाउट एनी बटन। जो ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, दो ब्रैकेट साथ में होती हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ वो भी। अब देखो कोई भी लेयर को डिलीट करना हो, मान के चलो कि ये मैंने गलत लगा दिया, इस लेयर को डिलीट करना है तो आप इसको पकड़ो और एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन है, एक नीचे बिन सा दे रखा है, उसके अंदर ला के ड्रॉप कर दो, या फिर डायरेक्ट भी डिलीट प्रेस कर सकते हो। इसको उठाओ और इस बिन के अंदर ड्रॉप कर दो, डिलीट। अब मुस्कान का ऐसा कहना है कि जैसे मेरे ब्रश का साइज है ना, यहाँ पे ये ऐसे बड़ा सा दिखा रहा है और स्मॉल हो रहा है या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इसका साइज़, तो ये दिखाता है। लेकिन इनका साइज़ ऐसे दिखा रहा है, इस टाइप से। वो होता है आपने जब कैप्स लॉक ऑन कर रखा होगा आपका, कभी भी कैप्स लॉक ऑन हो तो वो इस तरीके से ही दिखाएगा। ठीक है। अब देखो दो चीज़, नंबर 1 लेयर, नंबर 2 सिलेक्शन। फोटोशॉप के अंदर मान के चलो 50% ये टूल्स दे रखे हैं ना, इधर 50% टूल सिलेक्शन के ही दे रखे हैं। और जो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लेना, बाद में काम आएंगे। डी सिलेक्ट करने का क्या शॉर्टकट है? पीछे 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 वाला। डी सिलेक्ट करने का क्या शॉर्टकट है? ब्रश का साइज इंक्रीज करने का क्या शॉर्टकट है? गलत बात है ना ये। अभी तो क्लास हुई भी नहीं है, अभी से याद मत कर भाई। क्या है भाई शॉर्टकट? इसको डी सिलेक्ट करने का, सिलेक्शन को ये सिलेक्शन बन गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट हो गया इतना एरिया, इसको हटाने का, इसको हटाने का, ये सिलेक्ट हो रखा है ये एरिया, इसको हटाने का अभी बताया था। Ctrl+D,
जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया उसको डी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना जो आपको बार बार यूज करनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर आपको सिलेक्शन ही सिलेक्शन दिखेंगी, ये भी सिलेक्टिव टूल, ये भी सिलेक्शन का टूल, ये भी सिलेक्शन का टूल, लगभग टूल ही सारे सिलेक्शन के आएंगे अभी। ठीक है, अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना है हमें। अब इसी के अंदर देख लो, मैं इसको हटा देता हूँ, सबसे पहला हमारा सिलेक्शन टूल देखो। ठीक है, रेक्टेंगुलर, इसने बोला कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको एक स्क्वायर में सिलेक्ट करनी है तो आप मेरे को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें ही फिर इसने एक ऑप्शन दे दिया, अगर आपको कोई सर्कल में चूज सिलेक्ट करनी है तो भी यहाँ पे जाओ, इसके अंदर ही एक दे रखा है, मुझे यूज कर लो। यानी कि 2-3 टाइप से हाफ कर दिया, सिंगल कॉलम, ये क्या काम में ले सकते हैं भाई, देखें हाफ में भी नहीं हो रहा है। रो मास्क टूल, ओके ओके ओके, ये उसके लिए काम आता है जब आप घर बनाते हो ना, वो एक वो धागा होता है और वो निशान लगाता है पूरे दीवार पे ब्लू कलर का, ये उस टाइप का है, ये उस टाइप की इसमें लाइन लगाई। ठीक है, अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, क्या अगर आपने लेयर पे नहीं लगा रखा है तो नहीं मिटेगी। वैसे तो फिर ब्रश वगैरह टूल हैं उनसे मिटेगी, लेकिन वैसे नहीं जाएगी, कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ सिलेक्ट करके देखते हैं हम, कोई इमेज लेते हैं, कोई भी इमेज लेनी है, उठाओ यहाँ लेके आओ, या तो आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से आ गई। जैसे ही यहाँ फाइल आएगी आपकी, इसको ऊपर से यहाँ से यस करना है, हो गई। सिलेक्शन देना है, यहाँ से सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो, इसी टूल को आपको 2-3 तरीके से समझाता हूँ। अब हमने सिलेक्ट किया इस एरिया को, अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने यहाँ तक तो ठीक कर लिया, ये बाउंड्री टू बाउंड्री आ गया, लेकिन यहाँ बाउंड्री टू बाउंड्री नहीं आया। अगर मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा से वही चीज़ करने जाता हूँ तो मेरी पहले वाली चली गई, लेकिन अब दोबारा यहाँ मिस्टेक हो गई। अब क्या होता है कि आप जब क्लिक करते हो ना, क्लिक करते ही आपका पहले वाला सिलेक्शन चला जाता है। अगर आप चाहते हो कि पहले वाला सिलेक्शन भी रहे और आप नया सिलेक्शन भी मॉडिफाई कर लो, मान के चलते कि मेरे से ऐसे सिलेक्ट हो गया और मेरे को ये एरिया अब यहाँ से इधर लेके आना है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था हर एक टूल को कंट्रोल करेगी ये मिड वाली बार। अब यहाँ पे एक ऑप्शन एंड सेकंड में दे रखा है कि अटैच का, इसके साथ में ही ऐड सिलेक्शन का, यानी कि ये क्या करेगा, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो फिर कोई सिलेक्शन करते हो तो ये और ज़्यादा ऐड कर देगा इसमें। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, अब देखो मैंने सिलेक्ट किया, पहले वाली सिलेक्शन मेरी डिलीट नहीं हुई, इसने इसमें ही ऐड कर दिया। अब यहाँ पे भी सिलेक्शन बना रहा हूँ, डिलीट नहीं हुई, इसी के अंदर ऐड कर दिया।
लेकिन इससे अगले पे जाता हूँ, इस टूल को देख के ही पता लग रहा है कि पहले जो सिलेक्शन बनी हुई है उसमें से ही रिमूव करेगा। रिमूव, रिमूव, ठीक है। ये आपको अलग अलग टाइप से सिलेक्ट करने के ऑप्शंस देता है। इसके आगे जो सिलेक्शन दे रखा है, यानी कि जो आपने अभी सिलेक्शन बनाई है ना, इन दोनों के बीच में इसके और जो आपने नई सिलेक्शन बनाई है वो और पहले सिलेक्शन बनी हुई है वो, उनके बीच में जो जो एरिया आ रहा है वो बचेगा, बाकी सब डिलीट। अब इनके बीच में ये ब्लैक पोर्शन आ रहा है, ये बचेगा, बाकी डिलीट। यानी कि ये एक ही सिलेक्शन को आप किस टाइप से सिलेक्ट करना चाह रहे हो, कम ज़्यादा मॉडिफिकेशन, उस चीज़ के लिए इसने ये सिलेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट एक बार। यहाँ से नई लेयर ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ, सबसे पहले हम सीखते हैं, सिलेक्शन का पता लग गया, सिलेक्शन भी हमें यूज करनी है और हमें लेयर पे काम करना है। अब हमें देखना है हम इसके जो नीचे जो बैकग्राउंड होगा, सबसे पहले वो बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड बनाने के लिए आपके पास में 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको जो ये यहाँ पे 2 कलर दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से जो ये फोरग्राउंड कलर है, जो पीछे वाला वाइट कलर है, इसको कलर को आप चूज़ करो। इस पर क्लिक करोगे ना, पीछे वाले पे बॉक्स पे 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ब्लू एंड वाइट। वाइट पे क्लिक करता हूँ, जो भी आपको कलर चाहिए वो सिलेक्ट किया, ओके किया, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबा दो, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल दबाए रखना है एंड बैक स्पेस दबाओगे, ये बैक वाला कलर यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देख लो करके, ट्राई करके। नेक्स्ट स्टेप बताऊं, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपको मैंने एक नीचे सबसे पहले ऑप्शन बताया था डिलीट का, उसके आगे बताया था लेयर का, ठीक है। उसके सामने एक फोल्डर बना हुआ है, उसके आगे भी एक ऑप्शन बना हुआ है जहाँ पर एक हाफ सर्कल तो सॉलिड है, हाफ ब्लैंक सा दिख रहा है, यानी कि एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। सर्कल पे क्लिक करोगे, सबसे ऊपर सॉलिड कलर लिखा होगा, उस पे जाओगे, जो भी कलर इसके अंदर अब जो पैनल आपको आया है, जो भी इस पैनल पे कलर होगा वही कलर लाइव अप्लाई हो जाएगा इसमें। हो जाएगा ये। दोबारा बताऊं, यस नो तो कर दो। पीछे संजय कुमार क्या करके देख रहे हैं, कंट्रोल बैक स्पेस से हो गया और ये ऑप्शन मिल गया यहाँ पे सॉलिड कलर वाला, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे इसके नीचे ही दिया हुआ है एक ग्रेडियंट। सॉलिड कलर का मतलब होता है कोई भी सिंपल कलर। ग्रेडियंट का कलर आप समझ गए क्या हो रहा है, डबल कलर। नीचे ग्रेडियंट पाओगे, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर, एंगल दे रखा है जिस भी एंगल से लगाना चाह रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेडियंट्स के, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये यहाँ पे आपको ग्रेडियंट के सारे फॉर्मेट, क्लाउड में चाहिए ये क्लाउड में, ये सारे के सारे कलर फॉर्मेट्स। उसी में जाएंगे हम, उसी सर्कल में, उसके जस्ट नीचे ही लिखा हुआ है ग्रेडियंट का। यहाँ पे जाने के बाद में ये ऑप्शन, यहाँ पे जहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर ही क्लिक कर दो बस। इनके फोल्डर के अंदर मल्टीपल कलर के ऑप्शन है, फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब नीचे रेडियल एंगल लाइक ए ट्यूबलाइट, रिफ्लेक्टेड, अलग अलग तरीके से इनमें अप्लाई कर सकते हो। डायमंड, इसको स्केल कितना करना है, स्मॉल, रिवर्स का ऑप्शन, रिवर्स अप्लाई, ये क्या है, डेथर से क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, रीसेट, ओके। ये आप अलग अलग तरीके से कलर अप्लाई कर सकते हो बैकग्राउंड के, ठीक है। क्या डिथर का नहीं पता क्या हो, डिथर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक चीज़ नोटिस करना, आपने जो ये कलर पैटर्न ग्रेडियंट वाला लगाया ना, इससे ऑटोमेटिक एक नई लेयर बन के आ गई है, ठीक है। इससे एक ऑटोमेटिक नई लेयर बन के आ चुकी है। अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे ना इन सब लेयर के सामने आई बटन से दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे आईज, जैसे ही आई को क्लोज करते हो वो ऑफ हो जाएगा। यानी कि आपका बैकग्राउंड, आपकी फर्स्ट लेयर अब भी सेफ है आपके पास। आपने कलर ऊपर कर दिए, आपकी बैकग्राउंड जो लेयर है वो हमेशा सेफ रहेगी, ठीक है। अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। और भी तरीके हैं बैकग्राउंड कलर को लगाने के काफ़ी सारे। एक इसमें एक पैटर्न कलर भी आता है, नीचे पैटर्न लिखा हुआ है, देखो इसके नीचे जाओगे, उसके नीचे लिखा हुआ है पैटर्न। पहले था सॉलिड कलर, उसके बाद में ग्रेडियंट, उसके नीचे पैटर्न। आपको किस टाइप का पैटर्न चाहिए, यहाँ पर लीफ का दिखा रखा है, ट्रीज़ का, यहाँ ग्रास का जाओगे ग्रास का पैटर्न आ जाएगा। आपको कोई भी पैटर्न लेना है, वाटर का लेना है तो नीचे वाटर का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई पैटर्न पे वर्क करना है तो वो चीज़ भी है। और ये पैटर्न हम अपनी साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे तो इन्होंने दे रखे हैं कुछ एक पैटर्न्स, भाई 4 दे दिए, 5 दे दिए, जो भी इन्होंने मल्टीपल दे रखे हैं, लेकिन हम अपनी साइड से भी यहाँ पर लगा सकते हैं। वो बाद में लगाना सिखाऊंगा आपको। ये तरीका भी, यानी कि अलग अलग तरीके से आपको सबसे पहले बैकग्राउंड लगाना आ गया होगा, मे बी अभी कैसे बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है। फिर अगर आपको अपना प्रोजेक्ट सेव करना है तो कंट्रोल एस को करो, यानी मान के चलो कि आपको इतना ही सेव करके छोड़ दें, एक बार कंट्रोल एस प्रेस करो, ठीक है।
यहाँ पे देखना सेव एज टाइप, पहले तो लिखा हुआ है फाइल का नाम, फिर लिखा हुआ है सेव एज टाइप, दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? जब आप सेव एज टाइप फोटोशॉप करते हो ना, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आया हुआ है, इसका मतलब ये एडिटेबल रहेगा बाद में भी, आप इसको यहीं से स्टार्ट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। अगर आप इसको चेंज करके यहाँ पे कर देते हो, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा वो अपना, वो बाकायदा आता होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि होता है फ़ोटो को PNG JPG, ठीक है, इनमें सेव करने का ऑप्शन, तो यहाँ से वो भी आप चेंज करके लगा सकते हो। तो आपको सेव करना है तो आप इस तरीके से सेव कर लेना इसको, एंड आपका प्रोजेक्ट जहाँ भी रखोगे वहाँ सेव रहेगा, बाद में जब भी काम करोगे सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं होगा कि आप काम कर रहे हो, लैपटॉप बंद हो गया, लाइट चली गई, तो आप इसको Ctrl+S करते रहना, यानी कि फाइल्स को सेव करते रहना जब भी इन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। कैनवा पे काम कर रहे थे, कैनवा के अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो सिस्टम था, आपको वो चीज़ करने की नीड नहीं थी, ठीक है, वो फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहती, लेकिन यहाँ नहीं होगी, तो आपको Ctrl+S से करनी पड़ेगी बार बार। आगे करवाऊँ? कोई फाइल Ctrl+S करके सेव कर दी, वो उसमें सेव हो गई अपने डॉक्यूमेंट्स में, फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको कुछ एडिट करा, फिर उसके बाद वो सेव करना, तो वो उसी में सेव हो गया है, उसी में अलग से फोल्डर नहीं बनाएगा। आप चाहे उसका नाम चेंज करके अलग बना सकते हो उसको, लेकिन वो पहले वाली पहले नहीं रहेगी फिर वो। इन पैटर्न्स को डिलीट कर देते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार जूम आउट भी कर लेता हूँ अपने कैनवस को, इस तरीके से जूम इन कर लिया, आउट कर लिया, कोई चीज़ बारीकी से देखनी हो तो, ठीक है। जैसे कंट्रोल के साथ में स्पेस। अब जैसे कि मेरे को ये थोड़ा सा जूम करके देखना है पोस्टर, कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस करे रखो तो ये प्लस का आइकन आ जाएगा, उसको क्लिक करते रहोगे, जूम करता रहेगा, जूम करता रहेगा। किससे हो रहा है? Ctrl+- वो तो उससे हुआ, वो डायरेक्ट की है वो। लेकिन अगर आपको इस तरीके से करना है, देखो मेरे को इस न्यू पे एकदम से क्लिक करना है, आपको इस लोगो पे एकदम से क्लिक करना है, यहाँ से आपको इन चीज़ों पे क्लिक करना है। तो ये कैसे आपको कंट्रोल करना है, आपको Ctrl+S दबाए रखना है, ठीक है। फिर आपको जिस भी लोकेशन को जूम करना है ना, आपके माउस के क्लिक को दबाए रखो और अपने माउस को पीछे की साइड खींच लो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ होगा। माइनस करना हो तो माउस को आगे कर दो, नहीं तो पीछे कर दो, ऐसे आगे पीछे। ये देखो, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने 4 बटन दबा रखे हैं अभी, एक कंट्रोल, एक स्पेस, एक क्लिक एंड अपने एक उंगली से आगे पीछे कर रहा हूँ इनको। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में होगा। अदरवाइज सिंपल फॉर्मूला यही है
कंट्रोल के साथ में आप अपना कर्सर है ना एक जगह रखो किसी भी लोकेशन पे और प्लस का आइकन दबाते रहो बस। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, आज ये चीज़ें सारी सीख लो, हो जाएगा। ये तो धीरे धीरे काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको अपने इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड वगैरह का, ठीक है, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। अब ये थोड़ा डार्क ग्रे दिख रहा है, राइट क्लिक करके ब्लैक करोगे, ब्लैक, डार्क ग्रे जो फ़िलहाल था, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे, कस्टम, कोई भी कलर, ठीक है। जस्ट खाली कैनवस पे आके डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट। एक नई लेयर लेता हूँ, एक सिलेक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर अगर मेरे को एकदम से इंस्टेंट कलर डालना है तो किस तरीके से करेंगे हम? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे, डायरेक्ट कलर अप्लाई, जो भी सिलेक्टिव एरिया, कौन सा कलर अप्लाई हुआ, जो भी आपने यहाँ चूज किया था। ठीक है, नहीं हुआ? नई लेयर ले रखी है, न्यू लेयर लो, कोई भी सिलेक्शन बनाओ, आपके बैकग्राउंड कलर के अंदर वो कलर पिक करके रखो, कंट्रोल के साथ में जस्ट बैक स्पेस दबा दो, कलर अप्लाई। नहीं हुआ तो हाथ में हाथ डाल के ना बैठा कर, लड़के काम कर ले। तो कर तो ले, ये सारे भी तो कर रहे हैं, बाद में कुछ नहीं होगा। ये छोटे छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये समझ में आ गई ना, बाद में तो फोटोशॉप में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इनको ही समझना है स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ पे क्या फ़र्क है, मैंने यहाँ कलर लगाए दोनों, अब एकदम से इंस्टेंट वाइट से एकदम से पर्पल कलर, ठीक है, ये होता है एकदम से सॉलिड कलर। इसमें से मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ। अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने पहले सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद में यहाँ पर एक फेदर का ऑप्शन है, आपने फेदर के ऊपर क्लिक किया, फेदर का रेडियस कितना है यहाँ पे 5, अगर इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा के मैं कर देता हूँ 64 तक कर रहा हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसके कॉर्नर राउंड हो गए, इट मीन्स अब जो कलर होंगे ना सॉलिड नहीं आएंगे, अब कुछ इस तरीके से कलर आए। यानी कि फेदर का काम क्या है, जो कॉर्नर है ना उनको एकदम सॉलिड कलर में ना करके जो आसपास के जो पिक्सल्स हैं उनके साथ में मिला देता है। करके देखो, हो जाएगा। जस्ट एक सिलेक्शन बनाओ, उस पर राइट क्लिक करो, फेदर पे जाओ, उसका फेदर कितना बढ़ाना है आपके ऊपर है, कितना ही बढ़ा लो, ओके करो, उसके अंदर कोई भी कलर अप्लाई करो।
क्या आगे पता लगेगा इनका दोनों काम क्या है। सर जैसे अभी फेदर हो गया, ठीक है, लेकिन मेरे को अब इसका फेदर का वो 64 करा था आपने, अब मेरे को थोड़ा कम करना है, तो वो कैसे होगा? थोड़ा कम तो दोबारा ही करना पड़ेगा। अब लेयर को ऐसे भी कर सकते हो, देखो तीनों लेयर पे मैंने ये 3 कलर बना रखे हैं। अब पहली वाली लेयर को उठाओ, नीचे वाली लेयर के नीचे लेके जाओगे, ऐसे मूव भी होती है ये। अब ऐसे मूव भी होते हैं ये। कंट्रोल टी करते हो किसी भी लेयर पे जाके, किसी भी लेयर पे जाके कंट्रोल टी दबाते हो। कंट्रोल टी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, छोटा बड़ा करना, उसकी शेप चेंज करना। कंट्रोल टी कर दिया, अब इसकी शेप आपने जो बना रखी थी, आपको लगता है कि शेप बड़ी बन गई, और बड़ी बना दो और छोटी बना दो, ठीक है। क्या अलग अलग लेयर ले रखी है? किसी भी लेयर को सिलेक्ट करो, उसको कंट्रोल टी करो, यानी कि आप उस फॉर्मेट को अब ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। टी टी टमाटर ट्रांसफॉर्म, किसी भी शेप को, साइज को, कोई भी इमेज को छोटा बड़ा करना। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? आगे करवाऊँ या फिर आज एक बार इसी को जाके सेटिंग वेटिंग देखो, इसकी प्रैक्टिस वैक्टिस करो एक बार थोड़ा सा, फिर मे भी थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेंगे। नहीं तो फिर एकदम से ऐसे हो जाएगा फ़ोटोशॉप, जिनको नहीं आता, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं देखा। सर कैनवा और फोटोशॉप में डिफरेंस क्या है? दिख नहीं रहा तेरे को? ये चीज़ बना सकता है उसमें? कैनवा में भी तो बन जाएगी। कहाँ बना के दिखा मेरे को, चल एक से भी इसमें कुछ भी नहीं है। चीज़ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये टोटली कस्टमाइजेशन है, उसमें जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो चीज़ें दे रखी है ना, उनका यूज कर सकता है। हो जाता है आजकल, आजकल हो जाता है वो इमेज ब्लर वाला, नीचे से फेड वाला हो जाता है वो। उस दिन जो मैं बोल रहा था वो ना, आप ये कह रहे हो कि जैसे पोस्टर वगैरह बनाते हो, हाफ फोटो ब्लर करनी हो नीचे से वगैरह, कलर ब्लेंड हो जाते हैं, अब होने लग गए। एक ऐप है ब्लेंडिंग के नाम से, ऐप में, कैनवा की ऐप में, इससे नहीं करना चाहिए। कैनवा की ऐप में इमेज में हो जाता है। फ़ोटोशॉप बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये तो ना हमारे पास में पेड वाला वर्जन नहीं है अभी फ़िलहाल, उसके अंदर तो वो आया हुआ है जनरेटिव फील के नाम से, उस एआई का नाम जो फ़ोटोशॉप का है। अगर आपको यहाँ पे, इसमें आपने इस तरीके से सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बॉक्स निकल के आएगा, ठीक है, उसको बोलो भाई मेरे को इस बॉक्स में ये चीज़ें बना दे, झड़ाक बना दी,
कोई भी सिलेक्शन बनाओगे इस तरीके से ऑटोमेटिक बॉक्स निकल के आएगा, जनरेटिव फ्यूल बोलते हैं उसको, बना देगा, कुछ भी कर देगा। 2024 वाला दिया तो था वो डाउनलोड, लेकिन उसमें फिर वो चला नहीं, एक बार तो चला था उसके पेड बाद- वर्जन मांगता है वो, हाँ। पेड वर्जन मांगता है वो, एक्टिव नहीं होता वो, और शायद महंगा भी है। स्टूडेंट आईडी पे मिलता है 750-800 रुपये का पर पर्सन। चलो ये कर लेना, नेक्स्ट चीज़ें हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखते हैं अगली क्लास में, बढ़िया चीज़ें बना के देखते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं होमवर्क ढूंढता हूँ अभी, होमवर्क। होमवर्क में क्या करोगे? एक इमेज है, कोई भी इमेज इसके अंदर इंसर्ट करनी है और उसका फेदर लेके आओगे बना के। उसका फायदा मतलब हम्म, जैसे इमेज नहीं होती, ये बाहर से वाइट अंदर अंदर से दिख रही हो, बाहर से थोड़ी वाइट वाइट सी, ब्लेंडिंग टाइप बोल सकते हो, इस टाइप से बना के दिखा देता हूँ। AVIF फाइल उसके लिए AVI फॉर्मेट है ये नहीं होगा। जैसे ये इमेज है, ये बताऊंगा नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ अभी, ठीक है, या आप लोगों को करना है। इसको क्या करना है, इसका फेदर बना के लेके आना है इमेज का, बाहर से वाइट वाइट सा होता है ना, यानी कि किस तरीके से बताऊं, इसको बाहर से वाइट वाइट होना चाहिए, बस बीच बीच में से दिखना चाहिए। इस तरीके से कलर कैसा करें इसके अंदर, फेदर इसका और बढ़ाना पड़ता इस टाइप से।
आइडिया लग रहा है किसी को किस तरीके से बना हुआ? लग रहा है आइडिया? ठीक है, बस ये छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, लेयर्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। कुछ एक शॉर्टकट जो आज बताए हैं पूछ सकता हूँ, यहाँ के काम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एससीओ का टेस्ट है तुम्हारा, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन करेंगे। कब करेंगे वो सरप्राइज होगी, टॉपिक मिल जाएंगे। मैं टॉपिक निकालता हूँ, किसको किस टॉपिक को रेडी करना है, या तो आज अपने हिसाब से ही आप अपने अपने टॉपिक ग्रुप में डाल देना कि मैं इस टॉपिक को तैयार करूँगा, मैं इसको नहीं, फिर मैं अपनी साइड से आपको टॉपिक दूंगा। उस चीज़ पे आपको टॉपिक रेडी करके लेके आने हैं और उसकी प्रेजेंटेशन है आपकी। ठीक है, उसमें लोकल एसईओ भी होगा, ऑन पेज एसईओ भी होगा, और पीछे वाली क्लासेस जितनी भी हो चुकी है, जो भी हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,